जो है इंस्टॉलमेंट अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट अकाउंट होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया का मतलब होता है कि जब भी किसी भी एकाकी व्यापार या साझेदारी व्यापार में अगर किसी भी ऋण या लोन को देने में वो पार्टनर्स या वो एकाकी व्यापार के मालिक असमर्थ हो जाते हैं, देने योग्य नहीं हो पाते हैं, उनके पास उतने पैसा नहीं होता है कि लोन को वो पूर्ण भुगतान कर सके, तो उस समय इंसॉल्वेंट को अपने आप को घोषित हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि जब किसी भी साझेदारी एकाकी व्यापार में जो है वो उसके संपत्ति से अधिक दायित्व हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय यानी कोर्ट के द्वारा उसको एक आदेश निर्गत कर देती है कि इसको इंसॉल्वेंट हो जाए या बिजनेस को समाप्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ही हम मानेंगे कि इंसॉल्वेंट हुआ है। अपने आप में हो जाना इंसॉल्वेंट नहीं मानेंगे जब तक कि वो कोर्ट न्यायालय जो है उसको नहीं कर दे। तो ऐसे स्थिति में भारत में दो तरह के नियमों को लागू किया करते थे। अभी से 2016 से पहले इंसॉल्वेंटी अकाउंट में जो है वो दो प्रकार के लॉ को भारत में लाया गया था। इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया, एक है प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट जो 1909 में लाया गया था। फिर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट जो है 1920 में लाया गया। प्रेसिडेंसी टाउन्स और प्रोविंशियल, प्रेसिडेंसी में 4 महानगर आते थे, उसमें दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और कोलकाता। लेकिन और बाकी जगहों पे जो भी होता था एक्ट को लागू किया जाता था वो प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में लागू किया गया था। और इस प्रकार से ये एक्ट जो है वो पहले हिंदू अविभाजित परिवार और साझेदारी में लाया गया था, लेकिन कंपनी को यह अधिनियम चेंज करना था, इसीलिए कंपनी या अधिनियम को चेंज करके वो 1956 और 2013 में कंपनी अधिनियम लागू किया। लेकिन इससे भी नहीं हो पाया, तो इस प्रकार से वो 2016 में इसको एक न्यायालय में दिया गया पिटीशन, और इस प्रकार से न्यायालय ने जो है वो 2016 के कोड से इसको लागू कर दिया। बाकी ये दो नियम जो थे तो वो हटा दिया गया। तो दो नियम को हटा करके बाकी 2016 लागू किया गया, और 2016 में ये फॉर्मेट बनाया गया दो चीज का किया गया। इसमें जो है बैंक्रप्सी ट्रस्ट की फाइनल स्टेटमेंट्स बनता है, तो इसमें एक रिसीप्ट होता है, पेमेंट होता है। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट्स में भी इसी प्रकार से था, पहले रिसीप्ट था फिर पेमेंट था। रिसीप्ट को सबसे पहले हम लोग लेते हैं, तो उसके बाद से पेमेंट हम इंडिविजुअली करते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट हम किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए आप रिसीप्ट साइड में एसेट्स रियलाइज्ड कैश इन हैंड से, कैश इन बैंक से आ सकता है, डेटर से, लैंड से, बिल्डिंग से, प्रॉपर्टी से, फर्नीचर से, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर से भी आ सकता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर से, प्राइवेट एसेट से भी आपके रिसीप्ट हो सकते हैं। तो टोटल एक बुक वैल्यू और वैल्यू रियलाइज। बुक वैल्यू का मतलब हो गया जैसे कि 5000 का चीज अगर हम 4000 में लेते हैं तो 5000 बुक वैल्यू हो जाएगा और 4000 वैल्यू रियलाइज हो जाएगा। रिसीप्ट को सबसे पहले लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद से पेमेंट आते हैं। पेमेंट में आपको याद करना पड़ेगा कि पेमेंट होता कैसे, जैसे बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट एक्सपेंस, यानी कि जो भी हम जब एसेट्स को बेचना होता है, लायबिलिटीज को पेमेंट करना होता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग उस पे एक्सपेंस होता है, तो सबसे पहला वही लिखा जाता है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, बैंक्रप्सी एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद से वर्क्समैन ड्यूज 24 मंथ्स वेजेस ड्यूज टू ओवर द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी पहले हम लोग वर्क्समैन ड्यूज, एक वर्कर का ड्यूज होता है, लेकिन अगर 36 महीना हो, 30 महीना हो, फिर भी हम लोग 24 महीना को ही लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि 24 महीना को ही पहले पेमेंट करना है। अगर सपोज मान लेते हैं 30 महीना का बेसिस है, तो हम लोग 24 महीना का पहले पेमेंट करेंगे, बाकी जो 6 महीना है वो अदर डेट्स एंड ड्यूज में हम लोग जाकर के रख देंगे। तो यहाँ पे वर्क्समैन ड्यूज हो गया, फिर उसके बाद से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम लोग पैसा देंगे, उसके बाद से सैलरी अनपेड ड्यूज इन एम्प्लॉइज अदर देन, ये 12 मंथ का होता है। सपोज अगर सैलरी 15 महीने का है तो हम 12 महीने का अभी पेमेंट करेंगे, बाकी 3 महीने का
जो है हम सबसे लास्ट में पेमेंट करेंगे। अदर ड्यूज पैसा बचेगा तो, नहीं बचेगा तो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से आपका अमाउंट ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देंगे। फिर जाकर के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो बाकी का पैसा बच जाएगा उसको देंगे। वही ये हो गया आपका बैंक्रप्सी ट्रस्ट की फाइनल स्टेटमेंट। उसके बाद से डेफिशिएंसी अकाउंट बनाई जाती है। डेफिशिएंसी भी बहुत इजी होती है। डेफिशिएंसी में आइटम रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी अमाउंट, फिर आइटम कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी और अमाउंट। इसमें है एक्सेस ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट एसेट्स भी ओवर द लायबिलिटी, यानी एसेट्स अधिक हो लायबिलिटी से, तो ये लिखते हैं आपको इस साइड में। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड में। नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस से जो प्रॉफिट होती है इस साइड में। प्रॉफिट ऑन एसेट्स रियलाइज्ड एसोसिएट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो प्रॉफिट एसेट्स रियलाइज में होती है उसको इस साइड लिखा जाता है। जैसे बिल्डिंग जो है 50,000 का 60,000 में हम बेच देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस साइड लिखा जाएगा। फिर सैलरी टू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का जो सैलरी है उसको इस साइड लिखा जाएगा। फिर प्रॉफिट ऑन बेटिंग हो गया। डेफिशिएंसी आएगा, डेफिशिएंसी प्रश्नों से पता चलेगा कि डेफिशिएंसी कहां से आ रहा है, तो इस साइड लिखा जाएगा। इस साइड से जस्ट उल्टा इधर जो भी है वो एक अगर फिर यहाँ पे एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज विथ प्राइवेट लायबिलिटीज ओवर द एसेट्स, यानी लायबिलिटीज अधिक हो एसेट से, तो इस साइड लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग भी लिखा जाएगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस भी लिखा जाएगा। इधर लॉस फ्रॉम एसेट्स है, लॉस फ्रॉम बिजनेस है, यहाँ ये प्रॉफिट हो जाएगा, इधर लॉस हो जाएगा। लॉस फ्रॉम एसेट्स रियलाइज्ड डेप्रिसिएट करेगा। जैसे प्लांट 30,000 का है 20,000 का हो गया, तो ऐसी स्थिति में इधर आएगा बिल्स डिस्काउंटेड आ जाएगा, डिसऑनर्ड आ जाएगा, लॉस फ्रॉम बेटिंग आ जाएगा, ट्रेड एक्सपेंस आ जाएगा, और सरप्लस बैंक्रप्सी एक्सपेंस या प्रोसेस इस साइड आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऐसे में ये इधर का जो आ रहा है वो सारा चीज ये एक तरह का प्रॉफिटेबल टाइप का है, और इधर टोटल जो है वो लॉस टाइप का है। तो इंसॉल्वेंसी एक्ट में जो है बहुत पहले जो बनाई जाती थी वो हम लोग प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट इंसॉल्वेंसी से या प्रोविंशियल स्टेटमेंट से हम लोग बनाते थे, इंसॉल्वेंसी एक्ट से बनाते थे। लेकिन अब दो ही बनाई जाती है, एक बैंक्रप्सी ट्रस्ट की फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और एक डेफिशिएंसी अकाउंट्स बनाई जाती है। इससे कुछ प्रश्न है हम आपको बता रखे हुए हैं। एक बैंक्रप्सी ट्रस्ट की फाइनल स्टेटमेंट बनाने के लिए और दूसरा डेफिशिएंसी बनाने के लिए। तो हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नंबर 1 में हम बैंक्रप्सी ट्रस्ट की फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो पहले रिसीप्ट लिखेंगे, फिर पेमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझना है कैसे होगा। एक तरफ रिसीप्ट है, एक तरफ पेमेंट है। ये रिसीप्ट और पेमेंट जो है इस तरह का है कि रिसीप्ट में आपका आ जाएगा, जैसे रिसीप्ट में एसेट्स रियलाइज्ड आ जाएगा। तो एसेट्स में कौन है, तो सैलरी, एम्प्लॉइज पे, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, कैश आपका एसेट्स में, तो कैश एक आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद से आपका बुक डेब्ट्स है 29,850 है, उसका एस्टिमेटेड प्रोसेस 21,700, यानी 29,850 का चीज जो है वो 21,700 ही मिल रहा है हमें, तो 21,700 बुक डेब्ट्स से 29,850 अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से 21,700 हम एस्टिमेटेड यानी अमाउंट कितना रियलाइज हुआ तो वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि प्लांट मशीनरी 34,450, तो 34,450 इसका एस्टिमेटेड है 23,300, यानी 23,300 नहीं मिल रहा है, तो 23,300 लिख लेंगे। फैक्ट्री है 60,000 का, और 60,000 में कितना मिल रहा है, तो 55,000 का, 55,000 ले लेंगे। उसके बाद से आपका स्टॉक जो है, स्टॉक लिखा हुआ है 2100 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से बैंक्रप्सी एक्सपेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टॉक को हम ये मान के चलते हैं कि स्टॉक हो सकता है कि इसका एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मतलब वो मालिक ने यूज उसका कर लिया। अगर इसका एस्टिमेटेड वैल्यू दिया रहता तो हम ये मान के चलते कि इससे रिसीप्ट हुआ, या आप मान के चल भी सकते नहीं भी चल सकते, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू अगर होता है तो ही लिखा जाता है, अन्यथा नहीं लिखा जाता है। तो मेरे पास
टोटल रिसीप्ट हो गए 1,01,30 रुपया हो गए। उसके बाद हमको पेमेंट करना है। पेमेंट करने का रूल्स इससे जस्ट पहले आपको एक फॉर्मेट में बताया है। तो पेमेंट करने में कि सबसे पहले बैंक टैक्स एक्सपेंस यानी कि 4,950 जो है वो हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि सैलरी का बाकी हो तो सैलरी टू एम्प्लॉइज है 12,080 रुपया, तो 12,080 रुपया सैलरी टू एम्प्लॉइज को कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ ट्रेड क्रेडिटर्स बिल्स पेबल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को उसके बाद से देते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन वो चीज तो है नहीं कि हम देंगे। तो यहाँ कमीशन वगैरह रहता है उसको देते हैं। तो यहाँ ट्रेड क्रेडिटर्स 1,16,470 बिल्स पेबल है, यानी कि इसमें से मेरे पास 1,01,30 रुपया में से 4,950 देंगे, 12,080 देंगे, तो मेरे पास बच जाएगा अदर एंड डेट्स एंड ड्यूज देने के लिए 83,100 जो है वो बच जाएगा। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर में आ गया। अब डेफिशिएंसी निकालने का होता है कि आपने अदर एंड डेट्स को कितना दिया और कितना होता है, वो दोनों का डिफरेंस ही डेफिशिएंसी कहलाता है। तो टोटल अदर एंड ड्यूज एंड डेट्स ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल एंड टोटल 1,18,000 हो जाएगा। फिर डेफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया कि टोटल डेट्स एंड ड्यूज कितना है टोटल, वो उसके बाद से माइनस कर देंगे पेड टू अदर ड्यूज एंड डेट्स, यानी 1,18,000 में 83,100 कर देंगे, 34,900 डेफिशिएंसी आ जाएगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लिखा गया है डेफिशिएंसी लिखा हुआ है लायबिलिटीज फॉर बिल्स फॉर डिस्काउंटेड लॉस ऑन एसेट्स omitted creditors bad debts कैपिटल और ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखा हुआ है। तो इसमें पार्टिकुलर में अभी जस्ट इसके पहले डेफिशिएंसी अकाउंट में आपको बताए थे कि इस साइड जो होता है टू साइड वाले में वो टोटल जो प्रॉफिटेबल टाइप का होता है वो लिखा जाता है। तो यहाँ डेफिशिएंसी जो होता है वो टू में ही लिखा जाता है, सरप्लस होगा तो बाई में लिखेंगे उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को डेफिशिएंसी यहाँ लिखेंगे, तो डेफिशिएंसी 32,000। उसके बाद लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड वो लॉस का टाइप का है, तो यहाँ बिल्स फॉर डिस्काउंटेड 7,000 हो जाएगा। उसके बाद लॉस ऑन, लॉस है तो बाई में चला जाए, प्रॉफिट रहता तो तुम लॉस ऑन एसेट्स हो जाएगा आपका 10,000। उसके बाद से ओमिटेड क्रेडिटर्स है तो यहां हो जाएगा ओमिटेड क्रेडिटर्स 8,000। उसके बाद बैड डेट्स है तो बैड डेट्स हो जाएगा, बैड डेट्स आपका 6,000। फिर उसके बाद से कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट यानी किधर चला आएगा, कैपिटल क्रेडिट 10,000। उसके बाद ड्राइंग है तो ड्राइंग इधर आता है, ड्राइंग है 7,000। सबसे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आपको बोलेगा कि दूसरी साइड में जितना प्रॉफिट है 50 टाइप का होता है, तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 3,000। और लॉस जो है वो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7,000। टोटल जोड़ेंगे तो ये 45,000 हो जाएगा और यहाँ भी आपका 45,000 हो जाएगा। इसके बाद से जो है ये इसके बाद और भी क्वेश्चन हम बना के आपको भेजेंगे। इतना समझने के लिए हम आपको दिए हैं कि इस तरह का प्रश्न आएगा पूछेगा तो बैंक ट्रस्टी फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे इस तरह से और डेफिशिएंसी इस तरह से बनाएंगे। उससे पहले आप फॉर्मेट याद कर लीजिए और भी बेहतर होगा। आप क्या कीजिए कि ये यूट्यूब चैनल मेरा कॉमर्स इन्फो से है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक